है बचपाटी मजा माँ। पहले तो एब्सोल्युटली सॉरी, आपका रीजन लेक्चर अब तक नहीं आया। मैं कब से बोल रहा हूँ, हफ्ता भर हो गया। आ जाएगा। आज पक्के से आ जाएगा। शूट हो गया है, अपलोड करना बचा है बस। आज आ जाएगा, पक्के से आ जाएगा। वेरी सॉरी। आज आ जाएगा, आज होता आज कल सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा। रोटेशनल की शीट मिल गई आप लोगों को, है ना। मैं ऐप पे भी डलवा रहा हूँ, टेलीग्राम पे जो डाल दी मैं ऐप पे भी डलवा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी है यार, बहुत सारे काम चल रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते लेक्चर को। आज हमको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एनर्जी और पोटेंशियल और वेलोसिटीज, एस्केप वेलोसिटीज और ऑर्बिटल वेलोसिटीज। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से टाइम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा सब बिल्कुल 40-50 पेजेस से अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, भगाएंगे नहीं, रिलैक्स। लेकिन थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा आज के टॉपिक में दिमाग लगेगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, कल चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो इसके बाद कुछ खास बचेगा नहीं, सैटेलाइट बचेगा और केपलर लॉ बचेगा बस। चलो पार्ट 5 ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड और हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम होता है। ई जी से लिखते हैं, जी से लिखते हैं, दे आर द सेम थिंग। सेम थिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमने पढ़ा था दोनों सेम ही चीज होती है। चलो अब देखो बेटा, हमने बात करी अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस लूं x, तो यहां g की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, gm/x²। चलो मैं सिंपल सी बात करें, चलो इसके पहले की एक बात करते हैं, बहुत सिंपल सी। y बराबर mx का ग्राफ कैसा होता है, बहुत सिंपल सा सवाल। y बराबर mx का ग्राफ कैसा होता है, एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। कि y बराबर mx का ग्राफ कैसा होगा, विल कीप इट वेरी सिंपल, सिंपल सिंपल चीज देखो। हमको पता है सर, ये तो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ होगा। वेरी गुड। y बराबर कुछ m या k/x², 1/x², ये ग्राफ कैसा होगा बताइए। तो ये हाइपरबोलिक नेचर का ग्राफ होगा। हाइपरबोला तो एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं होगा, पर वैसा नेचर होगा, हाइपरबोलिक टाइप ही होगा। एक बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, ये ऐसा ग्राफ होगा। सिंपल सी बात देखो। क्या ये सबको समझ में आता है, यस या नो? फटाफट बताइए, यस या नो, बताइए जल्दी बताइए। ये सबको समझ में आता है, यस या नो, जल्दी बताओ। सिंपल सिंपल चीज है, कुछ भी टफ नहीं है। बताइए यस और नो, समझ में आता है ये? हम्म, बताओ, बोलो बोलो। यस, ठीक है, गुड। देखो आज बहुत चैट्स नहीं रहेगी, अपना मेनली टाइम रहेगा, फिर आखिरी में अपन डाउट को टाइम दे देंगे। मेनली आज अपने को थोड़ा कंसेप्ट पढ़ने, ध्यान से देखना बेटा। तो देखो, इनसाइड या इन डेप्थ की जब बात करते हैं, डेप्थ की, जब अर्थ के अंदर डी डेप्थ पे होता है, मैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अगर एक्स लेता हूं, तो जी का फॉर्मूला क्या था, जीएम या क्या फॉर्मूला था, gm(x/r³), यही फॉर्मूला था। या तो y बार ये कैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन टाइप ग्राफ बन रहा है, नहीं बन रहा, y बराबर x टाइप ग्राफ, y बराबर, ये तो कांस्टेंट है gm(r³), तो ठीक है। अगर मैं छोट g का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बन रहा है। और जब आउट एट हाइट था, हाइट पे जब भी था, तो g की वैल्यू क्या थी, gm/x²। इसको ही आप r+h का स्क्वायर बोलते थे, r की जगह r+h। ये वाला ग्राफ था y बराबर 1/x² का, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। दोनों ग्राफ को कंबाइन कर देंगे, दोनों ग्राफ को कंबाइन कर देंगे, दोनों ग्राफ को कंबाइन कर देंगे।
यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक नोट कर लो, आराम से देखो, नोट कर लो। दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दिया, दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दिया, दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दिया, आराम से देखो, नॉट टफ, नॉट टफ। चलो ये रेडियस ऑफ अर्थ है आर, इसके अंदर डेप्थ होती है और उसके बाहर अपना हाइपरबोला टाइप नेचर का ग्राफ आता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से ऊपर तक जाएगा स्ट्रेट लाइन, और फिर बाद में कैसा हो जाएगा, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक नेचर का, एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं बोलते इसको, जी, जी बोलो या फिर ईजी बोलो, एक ही बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसा ग्राफ बनता है, ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और सुंदर टाइप बनाना है, ऐसा कर ना ना इस टाइप, अब थोड़ा सुंदर दिख रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी जी की, जी एम एक्स बाय आर क्यूब, यहाँ जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाय एक्स स्क्वायर। दीज आर सिंपल सोबर से ग्राफ, कोई प्रॉब्लम, इसे सिंपल सिंपल चीजें रहती है। अच्छा, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या आ जाएगी, एक्स जीरो, जी सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाए जीरो, और यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस पे होता है, जो ये अर्थ की सरफेस पे होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं जी नॉट, जी एम बाय आर स्क्वायर, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज होती है। ठीक है बेटा, तो ये है अपना बेसिक ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है किसके लिए, अर्थ के लिए। तो हम किस ग्राफ की हेडिंग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड सेम चीज होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ या कोई प्लैनेट या सॉलिड मास, सॉलिड स्फीयर, किसी के लिए भी सेम चीज होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है, सिंपल सा ग्राफ बनता है, टफ नहीं है, एकदम आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सा ग्राफ है, आराम से देखिए, बताइए। चलो सबको समझ में आया, बताओ, सिंपल सुपर सा ग्राफ, टफ नहीं है ग्राफ। बेसिकली क्या है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वही सेम चीज है, देयर इज नथिंग न्यू। ठीक है, इट इज अ सेम ग्राफ जो हमने पढ़ा है, बस हमने दोनों का फॉर्मूला निकाला, दोनों को कंबाइन कर दिया, डेप्थ के अंदर ये और इसके अंदर ये। इजी बोलो, नो लिख रहा है क्या बच्चा, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम है, कोई डाउट है पूछो, सिंपल सी बात। होल स्लाइड वापस से समझाए, कौन सी वाली बेटा, ये वाली स्लाइड देखो बेटा, दो ग्राफ थे, देखो ये ग्राफ में हम बोल रहे हैं, हम्म फिर समझो, ग्राफ किसके से बनाया हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ या स्फीयर, जो चाहे बोले। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये बच्चों, इजी है, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे चीजों को लेकर, इससे एक लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूं, देखो बेटा, नहीं तो यू हैव टू गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। एक्स है सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस। जब आप अर्थ के अंदर हो, आर से छोटा है एक्स, एक्स लेस देन आर है, और एक्स फिर यहां पे मोर देन आर हो जाएगा, लेस देन आर मोर देन आर। जब आप एक्स की वैल्यू छोटी है आर से, ये रेडियस ऑफ अर्थ है आर, इससे छोटा है अगर एक्स, तो बताइए आप कहां पर हो, अंदर हो अर्थ के या बाहर हो अर्थ के, डेप्थ में हो या हाइट पे हो, बताइए। जब एक आर आर से छोटा है एक्स, तो आप डेप्थ में हो या कोई हाइट पर हो। आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप डेप्थ में हो या आप कोई हाइट पर हो। जब आर एक्स से छोटा है तो जाहिर सी बात है आप अर्थ की रेडियस ही पार नहीं कर पाए हो भैया, आप तो डेप्थ में हो, तो डेप्थ वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन लग गया। और जब आप अर्थ से बाहर एक्स की वैल्यू मोर देन आर हो गई, तो बताओ आप डेप्थ पे हो या हाइट पर हो, तो आपका हाइट वाला ग्राफ बन गया। डेप्थ वाला ग्राफ, हाइट वाला ग्राफ, दोनों को जोड़ दिया, बन गया ये वाला ग्राफ। डेप्थ में ऐसा, हाइट में ऐसा। बताओ बच्चों अभी क्लियर हुआ, यस या नो? सिंपल सा सवाल है, सिंपल तरीके से रखो चीजों को, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे परेशान हो जाओगे। भैया मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा तो भी जी कम होता है, हाइट पे जाऊंगा तो भी जी कम होता है, दोनों जगह देखो देख रहे, सरफेस पे जी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सरफेस। सबसे ज्यादा कहां होता है? सरफेस पे होता है। डेप्थ में भी कम हो रहा है, हाइट पे भी कम हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां हो रहा है बेटा? सरफेस पे हो रहा है। सबसे ज्यादा कहां हो रहा है बेटा? सरफेस पे हो रहा है। चलिए, इफ यू हैव अ रीजन कि सर यहां प्रॉब्लम आ रही है, बताइए। हाँ, वेरी गुड। -1 3 -2 याद है, चलो अच्छी बात है। दिस विल हेल्प यू लॉट, अगर आपने इतनी बार बोल लिया तो अब तो आप नहीं भूलोगे। 88 को आया। मैं एक दो डाउट और बता दूंगा इसके ऊपर। मैक्सिमम सरफेस बेटा, क्योंकि भैया भाई समझ, तेरे घर के इधर वाले घर भी छोटे, इधर वाले भी छोटे, तो तेरा घर सबसे लंबा हो जाएगा ना बेटा। क्लियर कट बात। जी डेप्थ में भी कम होता है, हाइट में भी कम होता है। लास्ट लेक्चर पूरा हमने पढ़ा था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट पे, डेप्थ पे, गोल घूमने पे, इक्वेटर पे, पोल पे। तो वो एक बार लेक्चर जाकर आयुष आपको देखना पड़ेगा। ये डायग्राम किस हिसाब से बनाया है? ये रेडियस अर्थ है, ये इसकी रेडियस है। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? सरफेस पे। बेटा समझो, तुम्हें अगर बहुत समझने में प्रॉब्लम आ रही तुम इसको समझो, ये ऐसा बना रहे हैं हम डायग्राम, इस सेंटर से तुमको ऐसा दिखता नहीं होगा, समझ में नहीं आता होगा। हमारी वर्टिकल देखने की आदत है बेटा। तो क्या है, हम सेंटर से ऊपर जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई ग्रेविटी फील नहीं होगी। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ना, ग्रेविटी बढ़ती आती है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है सरफेस पे, और फिर और ऊपर हाइट में जाते हैं तो ग्रेविटी कम होने लगती है। तो वो डायग्राम बनाया, बढ़ते बढ़ते सरफेस पे आ दो ही, फिर कम होने लग गई। ऐसे थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। पर ऐसे बनाना, थोड़ा इसको ऐसे करके बना दिया हमने, इसको ये को ऐसे बना दिया, क्योंकि ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना एक्स एक्सिस पे, प्रॉब्लम आएगी इसलिए। ठीक है। बट 1/x² का ग्राफ जो होता है हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। देखो एक्चुअली जो होता है ना, सच्चाई ये होती है कि y बराबर 1/x प्लस माइनस 1/x जो होता है, ये हाइपरबोला होता है, ये होता है हाइपरबोला। पर प्लस माइनस 1/x², 1/x³ ये सब प्रॉपर, दीज आर नॉट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला नहीं होते, दीज आर, पर हाइपरबोला जैसा ही ग्राफ बनता है, लगभग सेम ही ग्राफ बनता है सब में, तो इनको बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ्स बोल देते हैं क्योंकि सेम बनते हैं। ठीक है। पर कोई अगर पूछे तो आप हाइपरबोला आंसर दे सकते हो, मतलब टू, इतना कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे ना हम बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू बी दैट मच उतना घुसना उस चीज में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाले ग्राफ जो होते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ होते हैं, एक बढ़ता है दूसरा वैल्यू कम, इनवर्स वाले ग्राफ भी बोल सकते हो इनको आप। ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल इसमें ही,
अगर 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 समझो बेटा, देखो अब ध्यान से देखना है ना, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ हॉलो हो जाए, अर्थ हो जाए हॉलो, हॉलो अर्थ, सर फ्लैट अर्थ थ्योरी सुनी थी हमने, हॉलो अर्थ क्या होता है? दोनों ही गलत थ्योरी होती है। हॉलो अर्थ, हॉलो अर्थ या हॉलो स्फीयर, बिकॉज ऑफ हॉलो अर्थ या हॉलो प्लेनेट या हॉलो स्फीयर। हॉलो अर्थ, ये तो अभी सॉलिड था सब कुछ, अर्थ तो सॉलिड होती है। हॉलो अर्थ या हॉलो प्लेनेट या हॉलो स्फीयर, मतलब कोई ऐसा प्लेनेट भी ना जो अंदर से खोखला है, शेल जैसा, शेल बोल लो या हॉलो स्फीयर बोल लो। एक प्लेनेट है जो पतला सा शेल जैसा है, तो बताओ, बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कोई मास नहीं रहा, मतलब इतना सा पतला सा, मतलब ऐसा प्लेनेट है सिर्फ, समझो आप, ये प्लेनेट है बस, बाहर अंदर कोई मास नहीं, खोखला सा, तो अंदर फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो, खत्म। भाई अंदर मास ही नहीं है, तो इसके अंदर फील्ड जीरो हो गई, खत्म हो गई, फील्ड ही नहीं रही भाई। तो जी क्या हो जाएगा? अंदर जीरो, बाकी सब सेम टू सेम। अगर खोखला है अंदर, तो यहां पे पूरा ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाएगा, इट विल बिकम अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाएगा बेटा, ठीक है। खोखला है तो अंदर क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी फ्री। आप अभी गिरता मैं बहुत गंदा, बताओ, आपने वो मूवी देखी है कोई सी जिसके अंदर हॉलो अर्थ के बारे में कुछ पढ़ाया गया हो? ऐसा कोई फिक्शनल एक मूवी आई थी, उस मूवी में हॉलो अर्थ की बात करी गई थी। गलत है साइंटिफिकली, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक मूवी में भी हॉलो अर्थ की बात करी गई थी। वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, बहुत फेमस हुई थी, बहुत पैसे भी कमाए थे उसने, ठीक है। तो अगर दूर कहीं जगह ऐसा कुछ हुआ, अभी तो नहीं है ना, दिस इज रॉन्ग, अर्थ हॉलो नहीं होती। कोई ऐसी मूवी देखी है आपने? हाँ थी एक मूवी, उस मूवी का नाम था किंग कॉन्ग गॉडजिला, ऐसा करके कोई मूवी थी, ठीक है। उसमें हाँ गॉडजिला टाइप वैसे, हाँ थी, वेरी गुड वेरी गुड। दर्शन ने देखी है, शाबाश। हाँ गॉडजिला कौन, सात्विक ने देखी। उसमें ये हॉलो अर्थ, वॉलो अर्थ का हॉलो अर्थ कुछ नया यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको उसका फिजिक्स पढ़ने के लिए, अब हम भी उसका फिजिक्स पढ़ लेंगे कि भैया अगर हॉलो अर्थ होगी, अगर होती, तो अंदर ग्रेविटी लगती ही नहीं, समझ रहे हो? तो वहां अंदर स्पेस में सब हिलता रहता, इट वुड हैव बिकम ग्रेविटेशनल फ्री जोन, पर उसमें तो थी ग्रेविटी। फिजिक्स गलत, समझ रहे बात को? तो हॉलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी जीरो हो जाती होती तो, ठीक है। तो हमने तो मान के चला कि वो चलो कंसेप्ट सही भी होता तो भी ये होता, ठीक है। चलो, तो मेनली दो ग्राफ से सवाल करेंगे, चलो देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर, वेरिएशंस ऑफ जी इज शोन बाय, 2016 टफ सवाल। हाँ अब तो इजी है, करके बताइए। वेरिएशंस ऑफ जी बताना है। सिंपल सवाल, जल्दी बताओ। आंसर इसमें मुझे, किसकी बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर, वेरिएशंस ऑफ जी इज शोन बाय, वेरिएशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई ये कर्व है, नहीं होगा, नहीं होगा। अर्थ का सेंटर है, सॉलिड होता है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला आंसर है डी। वेरी गुड, शाबाश बेटा। वो स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा हो कईयों को, बट ये कर्व दिखना चाहिए तुमको, थोड़ा सा कर्व ही है ये है स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें डिफरेंस देखकर ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला देखें। Which one of the plot represent variation of gravitational field on a particle with distance r due to a thin spherical shell of radius r?
बताइए, ऐसे ही सवाल इस पे आते हैं, अब आप शायद कर लेंगे ये सवाल, इतने टफ तो नहीं पढ़ेंगे ये बेटा। बताओ बताओ बताओ, बताइए बताइए बताइए, सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब इसमें जिसने भी एक, यार देखो शेल है, शेल मतलब हॉलो अर्थ है, हॉलो अर्थ का कैसा होता है? ए बी ए बी 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 बी, ए तो नहीं हो सकता ना बेटा, क्यों ए हो सकते है? तो सॉलिड का होता है, ये तो सॉलिड है ही नहीं, ये तो शेल है। शेल का कैसा होता है? सेकेंड वाला होता है। ठीक है, हाँ याद रखना किसका ग्राफ आप देख रहे हो, आंसर इसका बी आएगा। बहुत सारों ने ये लगा दी क्योंकि लास्ट का ये था बेटा, सेम क्वेश्चन दो बार क्यों पूछेगा कोई मास्टर आपसे। हाँ देखो चलो फिर से समझो एक बार, अगर सॉलिड है और हॉलो है, हॉलो को ही शेल बोलते हैं, पता है सबको। सॉलिड का कैसा बनता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन कर्व, अरे स्ट्रेट लाइन कर्व। हॉलो का कैसा बनता है बेटा? जीरो कर्व। ठीक है बेटा, दोनों का ग्राफ समझ में आया, स्ट्रेट लाइन का और हॉलो का, स्ट्रेट लाइन का और हॉलो का, सॉरी सॉलिड का और हॉलो का, सॉलिड का और हॉलो का। बाहर तो दोनों का सेम ही ग्राफ होता है, फर्क सिर्फ अंदर का है, फर्क सिर्फ अंदर का है। ठीक है बेटा, अगर सॉलिड है तो अंदर स्ट्रेट लाइन, हॉलो है तो अंदर जीरो। चलिए अब सबसे इजी पार्ट पे आते चैप्टर के, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड पोटेंशियल। नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं समझाता हूं इसको। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब तो कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, सवाल भी कर लिए। चलो फटाफट से देखो, नोट कर लो बेटा, याद रख लीजिए, वरना कॉमन सेंस है भाई, खोखले के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, ये सिंपल कंसेप्ट। देखो हमने पढ़ा था, जब भी डेप्थ में जाते हैं अपन, कोई भी स्फीयर की डेप्थ में जाते हैं, तो जो अंदर का मास होता है वही सिर्फ जी की वैल्यू डिसाइड करता है, बाहर का मास आपस में कैंसल आउट हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, सरकटा कंसेप्ट जिससे अपने करा था, याद करो। सिर्फ अंदर का मास ही होता है जो मेन ग्रेविटेशनल फील्ड लगा पाएगा। अब हॉलो के अंदर मास है क्या? सोचे बताओ, क्या हॉलो के अंदर मास है? हॉलो के अंदर तो मास नहीं है, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड हो ही नहीं सकती। समझे? तो तुम लॉजिकल रटो मत भाई, रटने की चीज है ही नहीं यहाँ पे, है ना, रटने की चीज है ही नहीं। एंड ऑप्शन होता है सर मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं रट लूंगा, वो एंड ऑप्शन होता है बेटा, पर क्वेश्चन हल्का सा भी घुमा दिया तुम्हारा फंस जाओगे तुम। ठीक है, तुम कंसेप्ट समझो ना तुम, सेम चीज ट्वेल्थ में आएगी तुमको, फर्स्ट चैप्टर ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम कंसेप्ट आएगा, ये सेम चीज रिपीट होगी। आया बेटा समझ में? हाँ, ऑलराइट, वेरी गुड, शाबाश, गुड। अब हम करेंगे चैप्टर बंद और एक नया सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट, बहुत सिंपल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, एनर्जी पोटेंशियल सेम वे में काम करते थे, फोर्स और फील्ड काम करते हैं। समझते हैं एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों चीजें होती है स्केलर, या तो याद रखो। पहले एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं बेटा, एनर्जी का भी सिंपल रूल है, अगर बाउंडेड है कुछ भी, बाउंडेड, तो हम एनर्जी को नेगेटिव मानते हैं, और जो चीज अनबाउंडेड या फ्री होती है उसकी एनर्जी होती है पॉजिटिव, अनबाउंडेड या फ्री की एनर्जी को पॉजिटिव बोलते हैं। बाउंडेड मतलब एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे कि अपना अर्थ सन के आसपास गोल गोल घूमती है, तो अर्थ की नेट एनर्जी नेगेटिव होगी। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है टोटल एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन बढ़ती जो, तो वो एनर्जी क्या है, नेगेटिव में क्यों होती है? क्योंकि वो बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास गोल घूम रहा है। ठीक है, और जैसे जीरो हो जाती है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी हो गई टोटल, मतलब वो छोड़ के चला गया है एटम को, वो न्यूक्लियस छोड़ के जा चुका है, अब उस पर कोई अट्रैक्शन वगैरह रोक नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को बेटा? सेम चीज यहां भी होती है, ग्रेविटेशन या नेगेटिव एनर्जी मतलब होता है बाउंडेड, कि भैया ये दोनों एक दूसरे से कुछ, इनमें कुछ नेट में ऐसा कुछ है कि एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, या कुछ इस तरीके का है कि छोड़ के नहीं जा पा रहे एक दूसरे को,
कुछ ऐसा अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है इस तरीके का। ये समझ में आया बच्चा? नेगेटिव एनर्जी मतलब बाउंडेड है चीजें, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या होता है बेटा? बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड। तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल की एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? थोड़ा सोच के कमेंट करना। देखो अपन है ना खुद फिजिक्स बना रहे हैं साथ में, वी आर मेकिंग हाउ इट इज सपोज टू बी डन, जीरो से स्टार्ट करना है हर जगह पे। तो आप बताओ, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं। आप सोच के बताओ ग्रेविटेशनल जब एनर्जी हम लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताइए बच्चों। नेगेटिव आएगी, शाबाश। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है उसको हम लोग यू से भी लिखते हैं, एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यू से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको हम यू से भी लिखते हैं, वो होता है -G m1m2/r², नहीं r। अब इसको हम समझते हैं क्यों होता है। एक मास m1 है और m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो एनर्जी होती है -G m1m2/r। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप ये चीजें। अब समझते हैं क्या हुआ यहां, बेसिकली होगा क्या। ठीक है, जब देखो दो मास थे, अलग कलर के पेन से लिखेंगे इसको हम लोग, मास m1 था, मास था m2, ये लोग थे एट इंफिनिटी, बहुत दूर थे, ये दोनों बहुत दूर थे। अब मैं m2 मास को ग्रेविटी इधर लेकर आई, इधर लेकर आओगे, ठीक है, फोर्स क्या लगेगा? -G m1m2/r, सिंपल सी बात है, बाय r²। नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है, ये भी पढ़ा हमने, सिंपल बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, इधर ही मैं लेकर इसको जबरदस्ती लेकर आ रहा हूं, तो हमने पढ़ा था, याद करो एनर्जी का फॉर्मूला, फोर्स बराबर होता है -du/dx या dr, या एनर्जी का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं -∫f.dr। ये हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर में पढ़ा था? चलो बताओ ये चीज, कि एनर्जी और फोर्स को ऐसे रिलेशन करते हैं, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? आप बताओ, मैं कुछ नहीं बता रहा, आपको बताइए, आप बताइए हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, सोच के बताओ। एनर्जी बराबर -∫f.dr, बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ा है हमने ये चीज? पढ़ी तो है सर, देखी देखी तो लग रही है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? देखो सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा यूज होता है, हम हर, इसलिए जहां भी यूज होगा हम फिर से समझेंगे चीजों को। बताइए कौन से चैप्टर में पढ़ा है हमने ये वाला फॉर्मूला? कहीं देखा हुआ लग रहा है? हाँ, दस तो रहा, ऐसा देखा हुआ कहीं कोई चैप्टर में है? कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये फॉर्मूला? मोशन में नहीं पढ़ा, नहीं, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, शाबाश, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है। तो देखे ध्यान से, एनर्जी होगा -∫f.dr, u बराबर -G m1m2/r²dr। चलिए अब बताइए मुझे, आप लोग मैथ्स बेसिक, 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? x की पावर -2+1, तो अपन -1/x कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, यस, -1/x कर देते, ठीक है, -G m1m2 तो बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा dr/r², इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे ला रहे हैं, -Gm1m2 -1/r, हम ला रहे हैं इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे, -Gm1m2
-1/r -1/infinity। 1 में इंफिनिटी इज 0, 0 माइनस माइनस एक माइनस हमारा यहाँ फोर्स का रह गया, तो माइनस माइनस कट के यहाँ प्लस हो जाता। फोर्स भी तो -Gm1m2/r² है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1/infinity 0 कट जाएगा, एनर्जी आ जाएगी निकल के -Gm1m2/r। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, पर बेसिक 1/x² को इंटीग्रेट करा यार। देखो ना, 1/x² का 1/x का कुछ होता है, बस 1/, ये सिंपल इतना कॉमन सेंस लगा लो ना बेटा। देखो यूनिट एंड डायमेंशन चेंज करना तो आता है थोड़ा सा। देखो चलो देखो, देखो एक सेकेंड, क्या तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन चेंज करना आता है? Gm1m2 तो वही का वही है, नीचे r² है ऊपर dr है, मतलब एक लेंथ और लेंथ का डायमेंशन कट जाएगा, एक r बचेगा। मतलब ओवरऑल कांस्टेंट वगैरह तो कुछ 2 3 4 आता नहीं इंटीग्रेशन में। थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचने की कोशिश करा करो कभी कभी। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? -Gm1m2/r²। एक माइनस माइनस कट गया, फिर हमने 1/r² वगैरह -1/r आया, 1/infinity वाला जो लिमिट होती है वो 0 हो गई। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग टू मास m1 and m2 from infinity to a distance r। ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी नीडेड कि दो लोग या वर्क डन, जो भी हो, वर्क डन भी बोल सकते हो एनर्जी नीडेड की जगह। वे दो मास है m1 m2 बहुत इंफिनिटी पे थे, इनको पकड़ के मैं r डिस्टेंस पे ले आया, इसमें जो एनर्जी लगी वो हमने कैलकुलेट करी है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पूरा लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि भैया इंफिनिटी से लेकर आर पर लाए, इस एनर्जी को बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वाज सिंपल सा डेरिवेशन। अगेन आप, इट इज ऑप्शनल, दिस इज नहीं पूछते हैं जनरली, ये इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। बेटा बात समझ में आई? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट। पता हो तो अच्छा है, कोई फर्क ना पड़ेगा पता ना हो तो भी। हाँ ठीक है, तो दिस इज सिंपल सोबर सा डेरिवेशन। फॉर्मूला आपके लिए डायरेक्ट है, फोर्स में -G1m1m2/r² था, या -Gm1m2/r हो गया, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या होती है? स्केलर होती है क्वांटिटी। ठीक है, इसका जो यूनिट होती है वो अपने को पता है, जूल्स में नापते हैं, जूल्स। और जो डायमेंशन होते हैं एनर्जी के, क्या होते हैं बेटा? डायमेंशन mL2T-2। सिंपल सोबर चीज है, तो मुश्किल नहीं है, अच्छे से देख लो बेटा। ओके बेटा, क्लियर है? yes. अब तो हाई टाइम में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डर लगना खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया हमने, इजी भी है चीजें। चलिए देखो, इसकी एनर्जी बताओ, एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। सिंपल है सवाल, एनर्जी पूछिए, एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा अच्छा होता सवाल, पर एनर्जी यहाँ पे वही पोटेंशियल ही, और कोई है नहीं। -G(m)m/d, -G(m)m/d, m1m2/d। बी वाले की एनर्जी बताइए, एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? -G(2m)m/d।
तो 2m² / d। सिंपल है, टू इजी सर, दिस इज टू इजी। आगे देखिए, इसकी एनर्जी बताए, -6 GM² / d। सर कैसे करा? अरे 3m इंटू 2m होगा, 6 3 × 6 m² / d। ये वाला होमवर्क कर लो आप। इसकी एनर्जी -20 GM² / d होगी। सिंपल सिंपल सवाल, ठीक है, इजी है। अब बात करें ऐसे सवाल, सर ये कैसे होंगे? देखो समझना बेटा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, कोई बबली एडिशन बेटा, क्योंकि ये स्केलर है। पहले समझो, एनर्जी एक स्केलर है। सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट है एनर्जी, क्योंकि स्केलर है। देखो सिंपल सा सवाल है, बोला भैया इन तीन की एनर्जी कैसे निकालोगे? तो भाई कुछ नहीं, पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की। देखो इन दोनों की क्या हो जाएगी? -G m1 m2 / d -G m2 m3 / d -G m3 m1 / d। ये हो गई आपकी पूरी एनर्जी, खत्म। तो ऐसा, हाँ बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इसकी एनर्जी बताइए क्या होगी सिस्टम की पूरी? यू -G m1 m2 / d1 -G m2 m3 / d2 -G m3 m1 / d3। दिस इज द टोटल एनर्जी, खत्म। वेरी सिंपल, एक एक करके सबके निकाल दो। एकदम सिंपल सवाल होते हैं बेटा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। चलो, सबने यहां तक लिख लिया, समझ में आ गया? बता दो यस या नो। सिंपल सा कंसेप्ट है एनर्जी, सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट। कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, वो √3 कुछ नहीं है बेटा। वेक्टर नहीं, स्केलर है। स्केलर आर द इजीएस्ट, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सिंपल सुपर क्वेश्चन, एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड दिखा है ही नहीं। वो वेक्टर में तो डायरेक्शन वायरेक्शन ये वो इतना हो, इसमें ये फोर्स के लिए, अरे कुछ नहीं करना इसके अंदर, खत्म। अब देखिए, अब देखिए, अगर ऐसा कुछ है बाय चांस, बोला ये डी डिस्टेंस पे 4 मास आ गए, डी 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 डी, m1 m2 m3 m4। एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? -G m1 m2 / d -G m2 m3 / d -G m3 m4 / d -G m4 m1 / d। देखो, इन दोनों की आ गई, 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 पर खत्म नहीं हुआ बेटा, इन दोनों की भी लेनी पड़ेगी। सारे पेयर बनाने पड़ते हैं बेटा, सारे पेयर बनाते हैं। ये डिस्टेंस होता है √2d, तो ये भी ऐड होगा -G m1 m3 / √2d -G m2 m4 / √2d। बस ये चीज का ध्यान रखना। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आज तक आए नहीं है, पर याद रखना, जब भी हम बात करें एनर्जी की पूरे सिस्टम की, सारे के सारे के पेयर बनते हैं, सारे पॉइंट्स के पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में जैसे कुछ बनता नहीं था, तो इसका 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 ये 4 पेयर हो गए, फिर एक m1, ये क्रॉस वाले भी दोनों बनाने पड़ेंगे आपको, और स्क्वायर के ऊपर जाएंगे नहीं होना, फिर बहुत कचरा हो जाता है। जब हेक्सागोन बनाओगे ना, कितने पेयर बन जाएंगे उसमें, तो दैट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए इतना टफ नहीं रखना, चीजें सिंपल रखो, थोड़ा इजी इजी चीजें।
अगर हम हेक्सागोन बनाएंगे तो उसमें 62 पेयर बन जाएंगे। मैं देख लेता हूँ, 6 into 5 into 4 into 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 उसमें 15 बन जाएंगे 3 टर्म्स। तो दैट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो दैट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो दैट्स, इसलिए स्क्वायर तक ये बातें खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। पर समझ पता होना चाहिए कि बनता कैसे। कंसेप्ट मैंने बोला ना, चाहे हो ना, कंसेप्ट सारे आने चाहिए, फिर यूज जो करना है कर लेंगे हमको। इट्स जस्ट लाइक अ टूल, होना चाहिए घर में। घर में हथौड़ा होना चाहिए, फिर सर पे किसके मारना हो तो डिसाइड करेंगे ना जो घर में चू, पर होना जरूरी है। भाई कील पे मारना है या दुश्मन के सर पे मारेंगे कोई रात में चोर आ गया उसके सर पे मार देंगे, नहीं, ऐसे मारा कुटी नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है, जब तक कोई रात में घर में ना सो सके, ठीक है। बात समझ में आई। अब कंसेप्ट आता है पोटेंशियल का, सेम कंसेप्ट, बहुत इजी। यस, क्योंकि बेटा एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, हर एक, सारे पेड़ ले ले पड़ेंगे, आप आइसोलेट नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है कि यार इस, चलो देखो बेटा, देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, करेक्ट इंग्लिश बोले तो पोटेंशियल, इसको हम लोग वीजी से भी लिख देते हैं, वी और जी, या सिर्फ वी लिखा है तो भी पोटेंशियल ही होता है, वी भी लिख सकते हो पोटेंशियल। तो इट इज नथिंग, जैसे फील्ड था ना वैसे ही पोटेंशियल है, एनर्जी एट अ पॉइंट वेयर अ यूनिट मास इज केप्ट, यूनिट मास इज केप्ट, ये मतलब बेसिकली यहां एम मास है, यहां मास था, इसको 1 kg कर दिया, यूनिट मास कर दिया आर डिस्टेंस पे। तो अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जी एनर्जी m1 या m, दूसरा तो 1 हो गया बाय आर माइनस का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है -gm/r, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा जी, जैसे फील्ड था ना बेटा। तो बेसिकली आपके 4 फॉर्मूले बन चुके हैं। देखो देखो, कुछ बने हमारे वेक्टर में, कुछ बने हमारे स्केलर में। वेक्टर क्या होता है बेटा, फोर्स और फील्ड, ये दोनों वेक्टर होते हैं। फॉर्मूला -gm1m2/r², और एक मास को 1 रख दिया तो फील्ड -gm/r², ठीक है। और स्केलर क्या होते हैं बेटा, एनर्जी और पोटेंशियल स्केलर होते हैं, एनर्जी और पोटेंशियल स्केलर होते हैं। एनर्जी होता है -gm1m2/r, और पोटेंशियल -gm/r, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले पूरा चैप्टर में फंसा देते हैं। दीज आर द 4 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर इन 4 चीज पे चलता है, फोर्स, फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल, ये 4 चीजों पे ही पूरा चैप्टर चलेगा। और 12th का फर्स्ट चैप्टर भी ये 4 चीज ही होती है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे, कूलम्स का लॉ पढ़ोगे, वहां फोर्स हो जाएगा k(q1q2/r²), सेम फॉर्मूला लगेगा वहां पे फोर्स का, k(q1q2/r²), k(q/r²), फिर एनर्जी पोटेंशियल k(q1q2/r), k(q/r), एग्जैक्ट सेम कॉपी होगा 12th का फर्स्ट चैप्टर में, सब सेम टू सेम रहेगा आपका, और वो तो बोर्ड में भी आता है। तो ये 4 चीजों में कंफ्यूजन मत रखो। देखो सर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं इन चारों में, मत हो, आप सिर्फ इधर का याद रखो, फोर्स और फील्ड। फोर्स का -gm1m2/r², और एनर्जी का -m1m2/r। फोर्स और एनर्जी दो याद रखे आपने, दोनों का एक मास m2, एक मास हटा दो, फील्ड और पोटेंशियल बन जाता है। तो आपको अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है, बस पोटेंशियल किसका होता है, पॉइंट का होता है, क्योंकि मास को तो आपने 1 रख के हटा ही दिया, तो पोटेंशियल इज फॉर अ पॉइंट। सर समझ नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, देखो सिंपल है, ये भी स्केलर होता है ना, याद रखो, ये भी लिख लो, ये भी होता है स्केलर। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मास या जूल पर केजी, और उसके जो डायमेंशन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बेटा, एम तो खत्म हो गया,
L2T माइनस टू। एनर्जी का क्या होता है Ml2T माइनस टू, अपॉन में मास कर दिया, मास हट गया, खत्म। या तुम्हें जी का डायमेंशन पता हो M-1 आता है, तो M-1 से M कट गया, ऐसा भी सोच सकते हो। देखो, तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। अभी सिंपल सिंपल चीजें हैं। सब लोग रेडी हो भैया? अच्छा, अगला लेक्चर आज आपका शायद फर्स्ट लेक्चर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना? फर्स्ट लेक्चर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मोहित सर पढ़ाने आने वाले हैं। एब्सोल्युटली अमित सर पढ़ाएंगे ना, अमित सर पढ़ाएंगे आज। हाँ, अमित सर आएंगे पढ़ाने के लिए। तो एब्सोल्युटली लेजेंडरी टीचर, मतलब मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में। यू विल फील लाइक कि भाई साहब ये हमने क्या पढ़ लिया, कैसा टीचर आ गया, अमेजिंग। वन ऑफ माय मेंटर्स, जिनसे मैंने बहुत सीखा है लाइफ में, एकदम कूल और काम पर्सनालिटी, एंड मतलब यू विल जस्ट लव हिम। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके पापा आके पढ़ा रहे हैं आपको, सीरियसली। ऐसा ऐसा वाइब आएगी कि ओके पापा कुछ सिखा रहे हैं, एंड समथिंग ऐसी चीज जो आपने अगर छोड़ दी तो लाइफ में कुछ नुकसान हो जाएगा। यू विल फील दैट वाइब। ग्रेट टीचर, ग्रेट पर्सन, लिटरली। मेरी तो इच्छा होती है कई बार मैं, जैसा होता है मैं उनका लेक्चर देखने लग जाऊं। वेरी कूल एंड काम पर्सनालिटी। चलो पहले चलो कुछ सवाल करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट पे सिंपल है, V क्या आ जाएगा -GM/D। इजी, यस। जल्दी। अरे डांटते ही बड़ा खतरनाक है, क्या रोस्ट मारते हैं ना, इतना प्यारा सा रोस्ट मारते हैं। एक दिन से क्लास में आते और बोलते हाँ हाँ आ गए, पता है शक्ल तो गंदी है इसलिए कमेंट भी गंदे ही करोगे, और पढ़ाने लग गए। एकदम सीधे मुंह से, सीधे मुंह से टॉन्ट मार के सार्काज्म करके घुस पीछे हो जाएंगे। और समझ में नहीं आएगा तुमको, वो तुम्हें 5 सेकंड बाद समझ में आएगा, वो जोक था खतरनाक, भाई क्या हो गया, इतनी देर में आगे बढ़ जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, पता भी नहीं पड़ता कब पिटाई हो जाती है तुम्हारी। बहुत प्यारे, सिंपल। माइनस, इसमें निकालना है G, M कितना है 2M/D। बोलो बेटा, क्लियर है? आया बेटा बात? सिंपल। ये फर्जी सवाल, होमवर्क कर लेना। अब देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट भी निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, यहां से यहां? अबे स्केलर है, ये M का डिस्टेंस क्या है D, -GM/D। ये M का डिस्टेंस क्या है, ये भी D, -GM/D। क्या हो गया पोटेंशियल, -2GM/D। सर इतना ही थी? हाँ बेटा इतना ही, वो कुछ नहीं करना इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, अगर यहीं पे फील्ड निकालने को बोलते तो यहाँ पे ऐसा, यहां पर से ऐसी फील्ड लगेगी, ऐसी फील्ड लगेगी, फिर 60 डिग्री पे आंसर निकल कर आएगा फील्ड का, हो जाए √3GM²/D²। कुछ ऐसा वेक्टर वेक्टर नहीं करना इसमें, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, डायरेक्ट एड। GM/D खत्म, गेम ओवर। समझ में अच्छी बात आई? तो बहुत सिंपल सी चीज है, टफ नहीं है। आया 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 समझ में, कुछ आया नहीं आया? हाँ एकदम इजी। इसका बताओ, जिसके कारण -G2M/D, -G2M/D क्या हो जाएगा पोटेंशियल, -2 -4GM/D। एंड सिंपल सुपर क्वेश्चन। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, फील्ड वेक्टर होती है, इसलिए फील्ड में इतना वेक्टर वाला ये 60 डिग्री एंगल वेंगल लगा के वेक्टर एडिशन। पोटेंशियल में कोई लफड़ा ही नहीं है। बताओ फील्ड से इजी है या टफ है, खुद बताओ बेटा। स्केलर चीजें बहुत इजी होती है, मेरी बिल्लियां भी दो है स्केलर वेक्टर। स्केलर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, वो सब खा जाती है, जो मिलेगा खा जाएगी। मैं रोटी खा रहा हूँ, रोटी मांगने आ जाएगी। मैं ब्रेड खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, तो भी वो चाय के साथ बिस्किट खा रहा हूँ। बिस्किट, चाय तो हम दूध की तो नहीं देते बिल्ली को, दूध गंदा होता है बिल्लियों के लिए, ठीक है। और भी कुछ भी, मैं चावल खा रहा हूँ, चावल मांगने की आ जाती है। कैट फूड तो वो खा रहे, तो उसको इतनी मेरी जैसी भयंकर भुक्कड़
मोटी, बिल्कुल जैसे मैं मोटा मेरी बिल्ली भी मोटी, बिल्कुल बुक्कड़ एक नंबर इजी चीज है। वेक्टर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिल्ली, उसको भैया ये चाहिए तो वो चाहिए, उसके पसंद का खाना तो घुर्रा के भाग के ले जाता है, खा लेने देता किसी और को चुपके से, और नहीं खाना तो नहीं खाना, भाव नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, सिंपल, मेरे से बनो, बी लाइक स्केलर, सिंपल। अब शेल और स्फीयर जो भी हमने पढ़ा था वो रिपीट, अब वो रिपीट, पर अब एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे बेटा, है ना। चलो अब मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये काफी सिंपल सिंपल चीजें कुछ मैं पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीजें, है ना, ध्यान रखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आई वॉन्ट योर एब्सोल्यूट अटेंशन अभी के अभी। देखो बेटा ये टफ है, शायद कुछ ऐसा इसके अलावा और 12th में एक बार आएगा, उसके अलावा ये कभी काम भी नहीं आएगा, हो सकता है एक फॉर्मूला रटना भी पड़े आपको इसके अंदर, तो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखो, क्योंकि गड़बड़ कर दूंगे, ठीक है, गड़बड़ करते हैं भर भर के इसमें। पहले समझिए कि y बराबर x, ये मुझे सिंपली होते y बराबर x किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। सर सबको समझ में आता है, आता है, सबको समझ में आता है, आता है, y बराबर x, इसे इंटीग्रेट कर दूं मैं dx, तो कुछ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बट समझ में भी आता है x और x पावर बढ़नी चाहिए, ये क्या बन जाता है, पैराबोला। ठीक है, सबको समझ में आता है, वेरी गुड, सिंपल सिंपल बातें करूंगा मैं, मैंने बोला समझो, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल बातें करूंगा, कुछ टफ नहीं है, इजी चीजें हैं। ध्यान से देखो बेटा, अब मैंने y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, 0 है, इसे इंटीग्रेट कर दे 0 dx, तो 0 हो जाए, या समझो उल्टा देखे जरा, थोड़ा उल्टा समझते हैं, प्लस सी, प्लस सी, पैराबोला, प्लस सी लिखना भूल गए थे, ठीक है, y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, इसको अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो y बराबर आ जाएगा कि, तो फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन को मैं y डैश लिख रहा हूं, है ना, y डैश, तो हो जाएगा 0 प्लस सी, मतलब क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, या तो 0 या कांस्टेंट, y बराबर 1/x² है, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, कुछ हाइपरबोलिक होता है, इसको अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया y डैश, हमने जस्ट अभी इंटीग्रेट करके देखा था, कुछ 1/x आता है, जस्ट अभी हमने डेरिवेशन में इंटीग्रेट किया था, इस टाइप का हाइपरबोला ग्राफ आ जाता है, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है। देखो मैं बेटा बहुत रफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं कुछ साइन वाइन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, प्लस माइनस क्या वगैरह हो रहा है, मैं एक सिंपल बता रहा हूं, कुछ ऐसा कुछ टाइप होता है, जो एक बहुत जनरल फॉर्मेट है जो हमको समझ में आता है, समझे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, सबको समझ में आता है बेटा ये चीज भाई। अगर x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइप कुछ बनेगा, बाय 2 वो 3 4 वो सब कांस्टेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं, 0 करेंगे 0 प्लस सी बनेगा, 0 नहीं बनता है ना, 0 का इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, 0 dx को 0 और प्लस सी करना पड़ता है, और 1/x² का कुछ 1/x टाइप कुछ होता है बेटा, ये कोई बेटा आपसे पूछेगा नहीं, दिस इज ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझो बेटा। तो अब देखो बेटा, समझो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -f.dx, इसको मास से डिवाइड कर दे दोनों साइड पे, एनर्जी अपॉन मास हो जाएगा पोटेंशियल, माइनस
फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड या जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डॉट यहाँ पे डी आर चलता है, डी आर कर लेते हैं, डी आर रेडियस में सब बातें होती है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, गड़बड़ हो जाएगी वरना बहुत गंदी गड़बड़ होगी अभी नहीं देखा तो। देखो यहां सॉलिड अर्थ, हॉलो अर्थ, बाद में डिटेल नहीं बताऊंगा बेटा। अभी हमने इसका ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया, देखो स्ट्रेट लाइन सजाया। ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बनाया। अब पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। अब ये थोड़ा टफ है, फिर थोड़ा ध्यान से देख ले बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ कुछ, ठीक है बेटा, समझ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत गड़बड़ कर दोगे वरना इसके अंदर। देखो बेटा ध्यान से देखना, इसे इंटीग्रेट करके पोटेंशियल बनता है। स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, पैराबोला। और 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं तो 1/x बनता है। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, पर यहां पे क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा वियर्ड ग्राफ होता है, नॉर्मली समझ में आता नहीं है। ये ग्राफ ऐसा बनता है, एक तरफ यही टफ पार्ट है बेटा, इस तरफ कौन बोला, पैराबोला, और इस तरफ क्या बना, हाइपरबोला। कौन बोला, पैराबोला हाइपरबोला, पैराबोला हाइपरबोला। क्यों, जो इधर से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, हम हमेशा इंफिनिटी से लाते हैं ना, इंफिनिटी मतलब यहां कहीं से ला रहे हैं, तो 1/x² का 1/x टाइप हुआ, यहां तक आया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था ग्राफ, तो यहाँ क्या बनेगा, पैराबोला बन जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, पैराबोला होता है। स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन इज पैराबोला, ठीक है। ये ग्राफ भी अभी नेगेटिव में जाएगा क्योंकि माइनस का साइन भी आता है। एक्चुअल ग्राफ ये इस तरीके का होता है, इसका नेगेटिव होता है, इसको हम आगे वाले पेज पे देखेंगे। यहाँ देखो हॉलो अर्थ का देखें एक बार, शॉर्ट में भी समझा रहा हूं आपको, फिर आगे डिटेल में भी समझेंगे इसको। कैसा ग्राफ बनता था, 0, ऐसा हमने पढ़ा हॉलो अर्थ का ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये तो 1/x² का 1/x ऐसा ही रहेगा। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट, अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ये बनेगा हॉलो अर्थ का पोटेंशियल का ग्राफ। बस यही ग्राफ से पूरे चैप्टर में, और कोई ग्राफ नहीं है, पर ये ग्राफ से और ये 4 ग्राफ से कंसेप्ट समझ में आए तो कंसेप्ट से समझो, नहीं को अगर बाय चांस तुम्हें रटना हो तो रट के बैठ जाओगे, तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो कि इसके अलावा और कोई ग्राफ ही नहीं है। बस थोड़ा सा भी अगले पेज में प्रॉपर और करेक्ट अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा ये ग्राफ को। पर पहले इतना तो लिख लो, लिखो इतना। अब ये कुछ भी नोट कराओ ना कराओ, दिस इज ऑल यूजलेस। जो लिखने का है वो मैं अगले पेज है प्रॉपरली लिख रहा हूं अब। चलिए
पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ या कोई और प्लैनेट या सन या कोई भी सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल वी, पोटेंशियल। सर पहले वाला बेटा, पहले अपने जी निकाला था, जी या फील्ड निकाली थी, है ना। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना बेटा, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ इधर। अब देखो ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा, ये भी गलत है, सॉरी माय मिस्टेक। ये ग्राफ नेगेटिव में आता है और फिर ऐसा चला जाता है। फिर से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। यहां से हाइपरबोला बना और यहां से ही अब प्यारा था पैराबोला बना देंगे। दिस इज द ग्राफ, नेगेटिव में होता है बेटा, दिस ग्राफ इज इन नेगेटिव। हमने समझाने के लिए यहाँ पॉजिटिव में बनाया, पर क्योंकि ये माइनस आता है फॉर्मूले में, इसलिए ग्राफ नेगेटिव जाता है। पोटेंशियल का फॉर्म, तो यहां पर जो ग्राफ, यहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है -gm/x, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला चलता है, ठीक है। सरफेस पे क्या हो जाएगा, v एट सरफेस -gm/r। अब अंदर का यहां का इंटीग्रेट करके फॉर्मूला निकालते हैं, बट दिस इज अ वेरी टिपिकल इंटीग्रेशन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो हम इस पैराबोला का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं। अंदर का फॉर्मूला आता है 3gm -3gm एक सेकेंड, 3r² - x² अपॉन में r³ अपॉन 2r³ -gm। देखो y बराबर x² का टर्म्स में फॉर्मूला है ये, तो दिस इज अ पैराबोला, बट ये डिराइव हम नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली फॉर्मूला इस चैप्टर का जो हम डिराइव नहीं करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन इज यूजलेस फॉर दिस। यहां पे निकालेंगे v एट सेंटर, तो x को 0 रख देंगे, 3/2 बचेगा, -3/2 gm/r। ये है इस पैराबोला, ये है हाइपरबोला, और v एट सेंटर टू v एट सरफेस, ये रेशियो पूछते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 और या 1, कुछ भी नहीं है, माइनस माइनस कट गया, या 1.5। सिंपल कंसेप्ट है, टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देख भाई, बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा कमेंट मैंने ऑफ कर रखे हैं, वरना बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होता। मैं कमेंट ऑन कर रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आया, देखो कुछ चीज बता देता हूं। ये पैराबोला कहां से आया, मैंने बताया स्ट्रेट लाइन होता है फील्ड का ग्राफ, इंटीग्रेट करते हैं इसको, पैराबोला आता है। ये फॉर्मूला कहां से आया, नॉट इन सिलेबस एट ऑल। क्या हम नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा? आज तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आज तक इस पे कोई सवाल नहीं पूछा गया है।
आगे पूछेंगे क्या बेटा, मुझे नहीं पता, मैं एनटीए का दामाद नहीं हूं, ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है एनटीए क्या करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये होता है, देख लो, एक बार लिख लो, हो सके तो रट लो। डेरिवेशन करा पाना इज आउट ऑफ द स्कोप, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड अननेसेसरीली मुझे आउट ऑफ सिलेबस में जाके मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकता आपको मैं चीजें, है ना, मैं बहुत बेसिक हल्का सा टच करके बता सकता हूँ, क्योंकि किसी ने बहुत टफ, माइकल लाल ने सोच लिया कि भैया आज तो हम बच्चों की वाट लगा देंगे, तो तुम्हें ये पूछ लेगा, वरना मैक्सिमम इसमें ये पूछ लेते, सेंटर और सरफेस का रेशो पूछ लेते बस, तो ये 3/2 पूछते जनरली, बहुत किसी को टफ करना होगा तो ये पूछ लेगा, वरना ये पूछ लेता है पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, तो तुम ये बता सकते हो बेसिक चीजें, ठीक है, इसके पीछे नहीं पढ़ना, मुझे पता है इसमें डाउट है सर ये क्या है, दिख के डर नहीं, डरो बेटा, सिंपल फॉर्मूला है, देखो कुछ नहीं है, देखो GM/R तो आना ही था, यूनिट एंड डायमेंशन मैच करने, पैराबोला है तो x² लाना पड़ेगा, पर नीचे अपोजिट पैराबोला है ऐसा वाला, तो -x² लगेगा, नीचे की तरफ है तो अगर कुछ माइनस होगा x² में से, तो 3/2 आना चाहिए, इधर 3 इधर 2 लगा दो, नीचे r3, क्योंकि आंसर GM/R आता है फाइनल डायमेंशन में, नीचे r आना चाहिए, तो ऊपर r² है तो नीचे r3 करना पड़ेगा, कर दो 3r² - x², तो सिंपल सा है, आपको याद करना है, बहुत टफ भी नहीं है कुछ, हाँ पर ये है इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इट इज, आई डू नॉट हैव द टाइम फॉर दैट, टू बी ऑनेस्ट, इतनी चीजें होती है, अगर हर चीज जो आउट ऑफ सिलेबस है अपन घुस गए ना तो हालत खराब हो जाएगी, फिर भी मैंने मेरे अकॉर्डिंगली जितना हो सकता था इतना बेस्ट आपको इसमें बताया, अच्छे से देख लो बेटा इस चीज को, अच्छे से नोट कर लो, और अब एक्चुअल जो डाउट्स है वो पूछो, ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा घटकता है, गंदा लगता है, बाकी का बहुत ईजी, ठीक है, हाँ, नेगेटिव में आया, समझ में आया बेटा, हाँ, अगर इफ नेगेटिव इज नॉट एन ऑप्शन, इफ नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो पॉजिटिव वाला लगा, तो पॉजिटिव वाला टिक कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं ना बेटा अपने पास में, टिक कर दो, इसे तो नेगेटिव होना चाहिए पर नहीं है अगर ऑप्शन में, है ना, वी सेंटर मतलब ये सेंटर में जो पोटेंशियल होता है बेटा, ठीक है, इसमें कोई स्केलर एंड वेक्टर का कोई कंसेप्ट तुम घुसा नहीं सकोगे चाह कर भी, पर फिर भी तुम्हें घुसाना, समझो v एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझो पोटेंशियल एक वेक्टर है, इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो देखो हर पॉइंट का GM/R तो जब जितना तुम इसे इस पॉइंट पे निकालोगे तो इधर सबका निकल कर आएगा, तुमने यहां से निकाला तो इन सबका निकल कर आएगा, अंदर आते गए तो क्या हुआ इसमें, और मास ऐड होता गया ऐसे, सेंटर पे जब तक सेंटर तक पहुंचेंगे सारा मास बढ़ते सबका पोटेंशियल ऐड होते सेंटर वाले से ज्यादा, मतलब सरफेस से ज्यादा हो जाएगा, यहां होता है सरफेस, इसे बोलते हैं सेंटर, यहाँ VC, यहाँ VS, सरफेस का -GM/R, सेंटर का -3/2 GM/R, ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है, ओके, कुछ एक्चुअल डाउट देख लो, हाँ, हॉलो प्लेट की बेटा ग्रेविटी अभी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ बेटा, हमेशा याद रखना, हॉलो अगर प्लेनेट है, हमेशा याद रखना ग्रेविटी हमेशा अंदर के मास के कारण लगती है, जैसे देखो अगर यहाँ पे कोई मास भी है हॉलो के अंदर समझो, अब इसमें तो क्या होगा, जितना ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसके बराबर ये पास में इतने इतने पॉइंट्स है, ये सब इसको इधर अट्रैक्ट करेंगे, दूर में इतने सारे पॉइंट है, डिस्टेंस ज्यादा है पर मास भी ज्यादा है, ये सब इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो नेट में मिलाकर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फोर्स 0 लगेगा, इसलिए हॉलो के अंदर फील्ड 0 हो जाती है, जितना ऊपर इतना नीचे हर डायरेक्शन में बराबर अट्रैक्शन लगेगा, नेट मिलाकर वो 0 हो जाती है, इसलिए हॉलो के अंदर फील्ड 0 होती है, ठीक है बेटा, चलो अब
अब बेटा सॉलिड पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे बताओ? हॉलो पढ़ेंगे। ड्यू टू हॉलो अर्थ, हॉलो प्लेनेट, होले 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 होलो स्फीयर। एक और नाम क्या है होलो स्फीयर का? क्या बोलते हैं? शेल। शेल। कैसे फर्क पड़ेगा बेटा? हॉलो के अंदर क्या होता है? ई जीरो। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? पढ़ा था हमने, कांस्टेंट। जस्ट अभी पढ़ा था, कांस्टेंट। खत्म। वेरी इजी। तो v बराबर माइनस जी एम बाई एक्स ही रहेगा, आर ही रहेगा जो यहां था। सेंटर पे भी माइनस जी एम बाई आर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था, देखो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। तो जहां ई जीरो है वहां v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसलिए यहां पर तो यहां पर क्या हो गया? ये कहां गया? अरे हाँ, अंदर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसमें ये रेशो 1:1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बहुत इजी है, कोई अलग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कुछ भी नहीं। हॉलो के अंदर कांस्टेंट हो जाता है, याद रखना। तो हॉलो के अंदर फील्ड हो जाती है जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हॉलो के अंदर। जैसे तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारे दिमाग में फील्ड जीरो है, हॉलो है, खोखला दिमाग है, फील्ड है जीरो, पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। सालों से वही नंबर ला रहे हो, नंबर बढ़ नहीं रहे, फील्ड जीरो हो चुकी है। वो तुम्हारा दिमाग हॉलो शेल। समझ रहे हो बात को? मजाक कर रहा हूं, बुरा नहीं मानना। हाँ, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब रेशो बहुत फेमस, ये पूछ लेते हैं। तो अगर तुम्हारा दिमाग सॉलिड है, खोखला है, तो शेल है तुम्हारा अंदर, खोखला बड़ा है, तो तुम्हारे अंदर फील्ड जीरो है, पर पोटेंशियल कांस्टेंट है वही नंबर। 50 के 50 ही रहेंगे हमारे इधर। 60 हो गए तो भैया मम्मी मिठाई दे देगी, नहीं चाहिए हमको। समझ में आई बच्चों बात? हाँ 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 हाँ, पोटेंशियल कांस्टेंट है। हाँ, फील्ड। शाबाश, सवाल करके बताइए। चल, नोट नहीं करा होगा, नोट कर लीजिए भाई। दोनों के समझ में आए? तो बहुत टिपिकल है, थोड़ा टफ है, कोशिश करी है आसान बनाने की। बताइए बच्चों। किडनैप नहीं हुआ बेटा। हाँ, कल से एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरे को था कि 9th 10th खत्म कर दूंगा मैं, थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा।
कल से नया बैच चालू हो रहा है, फिर से वापस स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। भाई साहब, मेरी शादी कब होगी? मैं परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही। मैं रो दूंगा। मुझको शादी करनी है पर बैच पे बैच चलते जाते हैं। मैं क्या करूं? मेरी शादी नहीं हो पा रही यार। मेरे को इतनी जल्दी है, जोर की शादी लगी है मेरे को फटाफट से शादी करनी। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दे तो मेरे को शादी करनी है। पीडब्ल्यू के चक्कर में पूरा कुंवारा रह जाऊंगा मैं। ये अलग ही है भाई। क्या करेगा आदमी? मेरे को था, जो मेरा प्लान था कि जनवरी में आपका 15 जनवरी के आसपास अर्जुना खत्म हो रहा है, 15-20 जनवरी तक। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेकर बढ़िया से उस टाइम पे डेट मस्त शादी करके आऊंगा आराम से। नागालैंड में जाके वहां शादी करके आऊंगा, सोचा था मैंने। बैच आ गया। फिर उसके बाद आके आपका रिवीजन कराता बढ़िया आराम से बैठ के, बढ़िया है। लंबी लंबी रिवीजन क्लासेस लेते। क्या करूं? चलो देखो इधर ध्यान से। देखो 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 बंदर हो। ध्यान से देखो। ओए, शरीर मत काटी हुए हैं। देखो ध्यान से। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बेवकूफ बना रहे हैं। क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड पूछा है, पोटेंशियल नहीं पूछा। हाँ। ओए कोई काटी हो मत इसको, है ना? ये तुम लोग बहुत बंदर हो। ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। फील्ड है। फील्ड है, याद रखो। अच्छा याद रखो एक और चीज, अब तुमसे प्रॉपर एक बार सारे ग्राफ बना लेता हूं पहले मैं, एक बार लास्ट टाइम। ठीक है? सॉलिड और हॉलो ग्राफ। सॉलिड के ग्राफ, फील्ड, पोटेंशियल। ध्यान से देखिए। देखो देखो देखो। सॉलिड में ऐसे बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ठीक है? फिर और इसमें क्या होता है? कम तो ये भी होता है, फिर इधर पैराबोला बन जाता है, पढ़ा हमने। ठीक है? रियल लाइफ में जो दोनों ग्राफ होते हैं ये वाले, वी प्रिफर नेगेटिव ग्राफ्स हमेशा। ये भी नेगेटिव होता है और पोटेंशियल का ग्राफ भी सही ग्राफ होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है? तो ये ग्राफ होगा, दीज आर द करेक्ट एक्स, करेक्ट करेक्ट ग्राफ हमेशा नेगेटिव वाले होते हैं बेटा। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला भी हमको पता है, नेगेटिव होता है फोर्स भी, और एनर्जी भी नेगेटिव होती है हमको पता है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव और बाउंडेड होता है हमेशा। दीज आर सेकेंड ऑप्शन, पॉजिटिव वाले ग्राफ। नहीं मिले तो हॉलो की बात कर ले बेटा। फील्ड बाहर का तो सेम रहता है, अंदर फील्ड 0 हो जाती है। पोटेंशियल की बात करें, बाहर का वैसा ही रहता है, अंदर कांस्टेंट हो जाता है पोटेंशियल। और एब्सोल्युटली करेक्ट ग्राफ बनाना है मुझे अगर, तो नेगेटिव में बनता है, 0 नेगेटिव। पोटेंशियल का ग्राफ भी नेगेटिव में। दीज आर द करेक्ट ग्राफ और दीज आर सेकेंड ऑप्शन। तो सारे ग्राफ इसके नेगेटिव में प्रेफरेबल रखते हैं हम लोग। नेगेटिव नहीं है अगर, तो फिर हम पॉजिटिव वाला चूज कर लेते हैं। तो हमारे प्रेफरेबल ग्राफ है ये वाले। ग्रेविटेशन का भी ये वाला नहीं, इसका नेगेटिव वाला बनाएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है, खींच रहा है अर्थ अपनी तरफ, तो नेगेटिव होता है वो। तो हमेशा वी हैव नेगेटिव ग्राफ्स ऑन प्रायोरिटी। नेगेटिव लाइफ में कभी तो नेगेटिव होना अच्छी बात है ना? बोलो बेटा, क्लियर है बात? हाँ। क्या समझ में है बच्चों बात? सिंपल चीज है, कंसेप्ट सिंपल सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। प्रायोरिटी नेगेटिव को देंगे ग्राफ में हमेशा।
बहुत बढ़िया। अब मुझे फटाफट से 30 सेकेंड्स में इसका आंसर बता दो। ग्रेविटेशनल फील्ड पूछिए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमको पता है ग्राफ सेंटर ऑफ अर्थ से अर्थ है, सॉलिड है, ऐसा ग्राफ होता है। हम प्रिफर करेंगे कौन सा, नेगेटिव वाला। अगर मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो हम पॉजिटिव लगा देंगे। तो पॉजिटिव तो ये दिख रहा है मेरे को, स्ट्रेट लाइन ये। क्या नेगेटिव भी कोई है ढंग का? हाँ, फर्स्ट वाला है नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन और फिर हाइपरबोलिक। देखा, ये देखो इस एकदम स्ट्रेट है और ये कर्व बन रहा है। तो आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट। सेकंड ये वाला क्यों, इसमें ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। चिड़िया उड़ा दी इसने यहाँ। चिड़िया नहीं उड़ानी, सीधा उड़ के ऐसे मारना है। इसमें से चिड़िया उड़ गई है, देखो इधर स्ट्रेट इधर चिड़िया। ठीक है। यस। तो प्रायोरिटी हमेशा नेगेटिव ग्राफ को, हमेशा नेगेटिव को ग्राफ को प्रायोरिटी देंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, क्योंकि यह सब नेगेटिव होता है, फोर्स है, सब कुछ नेगेटिव है। यस, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समझ में आया है तुमको। चलो देखो। हाँ हाँ हाँ। चलिए एक सवाल पहले, छोटा सा एक सवाल करेंगे। अब देखो, मैंने बोला समझो कि मास m है, ये हॉलो है। हॉलो का मतलब क्या है पता है? इसमें यहां पे किसी भी पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल हमेशा क्या निकल कर आएगा? V इज कांस्टेंट। अंदर क्या होता है? माइनस GM/R। तो मैं इस हॉलो के अंदर, ये मास m है, मैंने बोला सेंटर में एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस GM/R। ये यहां वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस GM/R। पता ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस GM/R। तो हॉलो के अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है, हर जगह सेम है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, इधर इधर उधर नीचे ऊपर नीचे हर जगह पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम टू सेम है ना। क्लियर है? बताओ। पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। बोलो बेटा, क्लियर है बातें? टफ तो नहीं है ना कुछ की, बहुत टफ कुछ लिख लिया तुमने, इजी इजी चीजें। बताओ समझ में आया? अब मुझे बताओ, सवाल है ये m मास है, एक मास सेंटर में m है। अच्छा चलो पहले एक और सवाल ले लेते हैं। चलो, ये m मास के कारण ये d डिस्टेंस है, पोटेंशियल क्या होता है? माइनस GM/d। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला समझो, यहां कोई एक सेंटर से, यहां सेंटर पे ये मास m है, ये मास भी है, ये डिस्टेंस ले लो तुम, d ले लो, पोटेंशियल क्या आ जाएगा? माइनस GM/d। इसके कारण माइनस GM/R, बड़े वाले m के कारण, इस वाले m के कारण। क्यों? इसका तो हर जगह सेम ही होता है, इसका ये दोनों स्केलर है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक इसके कारण तो हर जगह सेम है, ये पॉइंट है। तो आपको ना जब भी सवाल है ना, ये सब कॉम्प्लिकेटेड सेटअप दे जाए, स्केलर है, एक एक का निकाल के सबको ऐड कर देना है, वेक्टर नहीं है कि डायरेक्शन को सोचेंगे। तो ये सवाल यही वाला सवाल है। अ पार्टिकल ऑफ मास m is situated at center of a spherical shell है of same mass, इसका मास भी है। ठीक है, the magnitude of gravitational potential at a point situated at a/2 distance from center, ये a/2 डिस्टेंस का पोटेंशियल पूछा है।
इसके कारण क्या हो जाएगा v, इसके कारण और एक शेल के कारण 2 आ जाएगा, माइनस जी एम बाय ए बाय 2, 2 पर आ जाएगा, और माइनस जी एम बाय इसका शेल का आर, आर ए है। बताओ ये कितना आंसर आ जाएगा? 30 सेकेंड। मैंने कर दिया सॉल्व। हाँ, तो टफ नहीं है बहुत ज्यादा। तो v बराबर माइनस 2 GM, सर 2 कहां से आ गया बेटा बताओ? ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा, माइनस GM बाय ए, v बराबर माइनस 3 GM बाय ए। इसने बोला है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, आंसर आ जाएगा 3 GM बाय ए। और नहीं होगा बेटा, 3 होगा, बी होगा। ए कर दिया लोगों ने 2 में, बेटा ये ए बाय 2 है ना, इसका GM बाय ए, इसका GM बाय ए बाय 2, दोनों को स्केलर जैसे जोड़ देना। वर्क डन, लास्ट टॉपिक है आज का। नहीं, कैलकुलस भी बचा है अभी तो यार, बहुत सारा बचा है यार आज तो, इतना तो नहीं हो पाएगा। चलो परसों, परसों खत्म होगा चैप्टर। थोड़ा बड़ा चैप्टर लग रहा है ग्रेविटेशन, क्योंकि मैं कंसेप्ट बहुत सारे 12th के भी पढ़ा रहा हूँ साथ में, क्योंकि छोड़ नहीं सकता एनटीए इस साल, है ना, मैंने हम बहुत सारी चीज तो 12th में पढ़ा देते हैं। टाइम अभी है नहीं ज्यादा, चलो कोई बात नहीं। देखिए अब कुछ और, वर्क डन क्या होता है समझना बेटा। वर्क क्या होता है बेटा? चेंज इन एनर्जी। अब अलग अलग चैप्टर, थोड़ा सा आज का लेक्चर में पिछले के चैप्टर थोड़े से मिक्स हो रहे हैं। चेंज इन एनर्जी जो होती है वही वर्क डन होता है, या वर्क ही चेंज इन एनर्जी करता है, ठीक है। वर्क क्या होता है? बराबर चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू। तो वर्क को हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल क्या होता है? मास डेल्टा वी। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज एम डेल्टा वी। बोल बच्चों, यहां तक क्लियर है बात? बोलो बेटा, क्लियर है? देखो हम्म हम्म अब बताओ, फिर थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा मुझे, कुछ प्रैक्टिकल चीज लेके। देखो बेटा, ऊपर वाली टंकी से पानी नीचे वाली टंकी में क्यों आता है? आप समझना। पानी ऐसा आता है ना, समझो बताता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली में क्या होता है? हायर पोटेंशियल होता है, समझना, बहुत तुम्हें बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं आज। पोटेंशियल नीचे वाली में होता है लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली होता ही है ना दुनिया में कि हर चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। एनर्जी भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि ऊपर से छोड़ते तो नीचे गिरी जाती है ना चीजें। हमेशा फ्लो या फोर्स या फील्ड किस तरफ लगता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लगता है हमेशा। तो मैंने बोला ना, अगर मैंने आपको से दिखाया, लेट से यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल लिख रहे हैं, अलग अलग पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, देखो मैंने आपको बताया लेट से कि ऐसी फील्ड है, जिस फील्ड ऐसे से ऐसे फील्ड जा रही है, समझो। इसका तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल है 80 जूल पर केजी, तो यहाँ पोटेंशियल 70 जूल पर केजी या कम होगा। और लेट से मैंने बोला, अरे
मतलब फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड या फोर्स ऐसा लग रहा है, तो हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि फील्ड जाती ही हाई से लो के पास है बेटा, समझो। जैसे पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं बहता, अगर तुमने मतलब मोटर लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी वो टंकी लगा के घुमा के एनर्जी लगा रहे हो तो अलग बात है, नेचुरल बात कर रहा हूं, नेचुरल समझो। कोई भी नेचुरल फोर्स जो भी है उसमें क्या होता है, हमेशा फोर्स या फील्ड कैसे लगती है, हायर से लोअर की तरफ। हमेशा फील्ड कहां जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट भी तो ऐसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तुमने 10th में पढ़ा होगा। पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल कम होता है, इसलिए करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। पढ़ा होगा तुमने छोटी क्लास में ये चीज। सेम करंट हो, फील्ड हो, फोर्स हो, हमेशा हर चीज का फ्लो क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ऑलवेज फ्लो क्या होता है बेटा, बल्कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो। तो ये फील्ड होगी 80, 70, 60, 50, 40, 30 यूनिट होती है जूल पर मीटर। हमेशा पोटेंशियल कैसा, तो हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, हमेशा फील्ड हाई से लो पोटेंशियल जाती है, हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाती है। पर मैंने बोल दिया इस जगह पर फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मतलब यहां से यहां जाने में कोई फील्ड वील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं आया, कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब वर्क डन जीरो, वर्क डन इज जीरो इन मूविंग हियर। भाई समझो ना, यहां पर अगर कोई फील्ड होती, कोई फोर्स होता, तो आपको काम करना पड़ता। कोई फोर्स ही नहीं, वैक्यूम में एक बार डाला, अब कोई वर्क डन ही नहीं, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, कोई फोर्स ही नहीं ग्रेविटी का। ठीक है, तो अग पोटेंशियल, पोटेंशिया नहीं, इटालियन बना दी इसको, पोटेंशिया। देखिए है पिकाचू का भाई पोटेंशिया, देखो। तो भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, जो हमने अभी ग्राफ में ही पढ़ा था उस टाइम पे, कि फील्ड जीरो है। ठीक है, फील्ड जीरो है मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फील्ड बन जाती। फील्ड बनती कब है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी तो फील्ड बनती है, समझो ना। कोई एक चीज ऊपर, कोई एक चीज नीचे, तभी तो फील्ड बनेगी। ऐसे समझो, हाइट ऊपर नीचे होती है तो ही तो फ्लो आता है। देखो अगर हाइट सेम हो गई तो फ्लो जीरो हो जाएगा। कोई सिंपल सी बात देखो ना यार, समझो समझो समझो। जैसे कि ये है, इसमें अगर मैंने अभी ऐसा है, हाइट ऐसा कांस्टेंट है, कोई फ्लो नहीं हो रहा, इसका पोटेंशियल, अरे सॉरी, इसका बढ़ा दिया तो नीचे फ्लो हो गया ना, इधर का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इधर फ्लो हो गया, पेन देखा, इधर 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 फ्लो हो गया। पर अगर मैं कुछ फ्लो नहीं हो रहा, कांस्टेंट या जीरो है, कुछ फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, हर जगह पे हाइट सेम है। अभी वो तो मैंने हिला इसलिए हिल रहा है, हर जगह पे हाइट क्या है, सेम, पोटेंशियल सेम, समझ रहे हो। एक भी पोटेंशियल ऊपर नीचे हुआ तो फ्लो होने लगता है, तो फ्लो होने लगता है। फ्लो कब नहीं होता, जब पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और जब सेम पोटेंशियल तो कोई वर्क डन नहीं, सेम हाइट पे ले जाने में कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग अबाउट इक्विपोटेंशियल रीजन या सरफेस, कुछ भी बोलो, इस जीरो, इक्विपोटेंशियल मतलब जिनका पोटेंशियल सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उस पे इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हो, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन हो जाएगा जीरो। पर मैं समझाना चाह रहा था, एक फील देना चाह रहा था बेटा, कैसे रियल लाइफ में फील्ड और पोटेंशियल कनेक्टेड होते हैं, वर्क डन फील्ड कैसे कनेक्टेड होते हैं, कि भैया फील्ड और फोर्स तब ही लग सकता है जब क्या कोई डिफरेंस आता है पोटेंशियल का।
वरना तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ना कोई फील्ड लगेगी ना कोई फोर्स लगेगा। पर डिफरेंस आएगा तब ही फील्ड और फोर्स लगेगा भैया, ठीक है। और जब मैंने इसलिए ये भी हमने करा था, जब फील्ड 0 थी हॉलो स्फीयर में, तो अंदर पोटेंशियल क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ में आई चीज क्या है ये बातें। सवाल देखें जरा, ग्रेविटेशनल, ये चलो ये सवाल होमवर्क एकदम सिंपल सा सवाल है, चलो कल कर लेंगे हम सवाल ववाल, कल करेंगे सवाल, आज के लिए बहुत हो गया, थक जाओगे, दिमाग और नहीं चल रहा। कल से आपस कल एक बार फिर से समझ लेंगे। फिर ये वाला कंसेप्ट सड़क से उठा के स्टार बना दूंगे, कंसेप्ट भी कल करेंगे हम, ठीक है। फिर वेलोसिटीज करेंगे, इसके वेलोसिटीज, मतलब परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल नहीं हो पाएगा, परसों हो जाएगा। फिर ब्लैक होल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कांट, इतना करेंगे, कल कर लेंगे आगे का, ठीक है। चलो, तो आज का हैवी लेक्चर है बेटा, वेरी हैवी लेक्चर, वेरी हैवी लेक्चर है, मजा मजा आएगा, आराम से देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा, अब क्योंकि अब जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो 1 घंटा खींचेगा, तो देयर इज नॉट अ सिंगल टॉपिक जो 10 मिनट में हो पाएगा, तो कोई सेंस नहीं है, फिर आधा 1 घंटा हर टॉपिक खींचेगा। प्योर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, और अब मैं रिवीजन लेक्चर क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, मैंने शूट कर लिया है, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद बहुत बहुत आपका होमवर्क है, रिवाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि कल काम आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड वर्क पावर एनर्जी वाला, वर्क स्पेसिफिकली जो वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो वाला पार्ट तो एक बार रिवाइज कर लेना, जो कि पूरा कल काम आएगा, ठीक है बेटा। कल का पूरा लेक्चर ही उसके ऊपर जाने वाला है, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना, इतना ही आज करेंगे। बाकी लेक्चर समझ में आया आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक है। अंदर थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बट इट इज ओके, हमको डिफिकल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफिकल्ट इज ओके, ठीक है, डिफिकल्ट इज ओके, ठीक है। चलो, बाय बाय।